Hello students, in today's lecture we discuss about the basic introduction of biology and the first unit of your NCERT 11th book। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारी बायोलॉजी की वो यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस यूनिट को समझेंगे और इस यूनिट को समझने के पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसे बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम स्कोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि यदि हम 11 और 12th में बायोलॉजी को लेते हैं तो बायोलॉजी को लेके कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी हमारे पास में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जब 11th में एडमिशन लेते हैं तो कई बार उनके मन में डर रहता है कि बाय द वे यदि हमारा नीट एग्जामिनेशन में नहीं हुआ तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट अल्टरनेट। तो बायोलॉजी को लेके आज हम इंट्रोडक्शन को लेके बात करेंगे और उसके स्कोप को लेके बात करेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी का मतलब होता है क्या है, किसको बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी जो टर्म है ये लेमार्क करके एक साइंटिस्ट थे और उसके साथ एक ट्रेविरेनस साइंटिस्ट थे। तो इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये टर्म सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। अब व्हाट इज द बायोलॉजी? द बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। अब देखिए ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो नॉलेज है हमारा, तो इंटायर नॉलेज को हम बेसिकली 2 या 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है साइंस, दूसरा है आर्ट और तीसरा है ह्यूमैनिटीज। साइंस क्या है? साइंस नॉट ए सब्जेक्ट, साइंस इज अ मोड ऑफ स्टडी। साइंस एक्चुअली क्या होता है? मोड ऑफ स्टडी होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की या किसी फिनोमेना की सिस्टमेटिक स्टडी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी एस्पेक्ट। तो किसी भी एस्पेक्ट्स का यदि आप सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? आर्ट। अब आर्ट का मतलब क्या है? देखिए आर्ट जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन इंटरेस्ट के साथ एसोसिएटेड है। कई बार आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते चलाते गाना चालू कर देते हैं। कुछ लोग नहाते हैं तो नहाते नहाते गाना चालू कर देते हैं। कुछ लोग क्लासरूम में बोर होते हैं तो बोर होते होते टेबल बजाना चालू कर देते हैं। तो एवरी एक्टिविटी जो कि आप जिससे आपको इंटरेस्ट फील होता है, ऑल दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी कम अंडर द आर्ट। तो सिंगिंग, डांसिंग, ये सब किस में आ जाएगा? आर्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो है ह्यूमैनिटी। तो पूरे के पूरे इंटायर नॉलेज को हमने इन 3 ब्रॉड ब्रांचेस में डिवाइड किया है। ह्यूमैनिटी मतलब क्या? ऐसे सब्जेक्ट जिनका रिलेशन ह्यूमन के पास्ट से है या ह्यूमन के सबकॉन्शियस माइंड से है, उन सबको हम किस में रखते हैं? ह्यूमैनिटी के अंदर रखते हैं। तो देखिए आर्ट में आ गया हमारा, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? आर्ट में आ जाएंगे। ह्यूमैनिटी में आ जाएगा, जैसे कि हमारा हिस्ट्री, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट किस में आ जाएंगे? ह्यूमैनिटी के अंदर आ जाएंगे। अब साइंस
किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक स्टडी करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का सिस्टमेटिक स्टडी करना, ये सब क्या है? हमारा साइंस। अब साइंस को बेसिकली हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। बेसिकली तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाता है। तो देखिए, पहला है हमारा फिजिकल साइंस, दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। फिजिकल साइंस, इसमें नॉन लिविंग का स्टडी आता है। नेचर में जितना भी नॉन लिविंग है उसका जो स्टडी है वो किससे रिलेटेड है? फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। और फिजिकल साइंस में क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब किस में आएंगे? फिजिकल साइंस के अंदर आएंगे। बायोलॉजिकल साइंस या फिर हमारा लाइफ साइंस। अब इसमें लाइफ से रिलेटेड जितने भी स्टडी होती हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आएंगे। उसके बाद एक ब्रांच और है साइंस की, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस। तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस जो होता है, इसमें जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं उसकी स्टडी की जाती है। मतलब अब जैसे कि मैथमेटिक्स में हम जितना भी कुछ पढ़ते हैं उसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं ना। तो मैथमेटिक्स जो होगा वो किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट साइंस में आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस जो होता है वो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो साइंस तीन टाइप का हो गया, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस। ठीक है। हमारा इंटरेस्ट किसमें है? बायोलॉजिकल साइंस में है। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी जो टर्म है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहली बार बायोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। व्हाट इज द बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग जो है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग। अब यदि हम हिस्टोरिकली डिस्कस करें तो सबसे पहली बार बायोलॉजी का जो स्टडी है वो किसने स्टार्ट किया था? बायोलॉजी का स्टडी सबसे पहली बार स्टार्ट किया था अरिस्टोटल ने। ठीक है ना। इसलिए जो अरिस्टोटल है उसे हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। ये 380 बीसी में समथिंग हुए थे। ही वॉज वेरी फेमस ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अरिस्टोटल वॉज वेरी फेमस ग्रीक फिलोसोफर। इंडिया पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसे हम लोग हिंदी में सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। तो उसने हमारे भारत पर अटैक किया था। तो उसका जो टीचर था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, वो कौन था? अरिस्टोटल।
तो अरिस्टोटल उस जमाने के ग्रीक के बहुत फेमस फिलोसोफर थे। तो इन्होंने लिविंग का एक सिस्टमेटिक स्टडी स्टार्ट किया था, इसलिए इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम करके पुस्तक का नाम है। तो एक बड़ी फेमस पुस्तक है जो इन्होंने लिखी हुई है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अरिस्टोटल जो है इसे हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला हमने? अरिस्टोटल को बोला। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच। तो बायोलॉजी में देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बायोलॉजी की कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में कई तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना। तो कई ढेर सारी बायोलॉजी की ब्रांचें हो सकती हैं, पर मेनली बायोलॉजी की 3 ब्रांचें होती हैं। तो जो बायोलॉजी है हमारा, उसकी मेनली 3 ब्रांच हैं। 3 ब्रांच कौन कौन सी हैं? पहली जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो है पहली जो बड़ी महत्वपूर्ण और मेजर ब्रांच है वो कौन सी है? जूलॉजी। जूलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? यहां पर स्टडी की जाती है एनिमल्स की। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इसका भी जो फादर है वो अरिस्टोटल को ही माना जाता है। तो अरिस्टोटल जो है उसे फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गया? ये हो गए हमारे अरिस्टोटल। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो गया? अरिस्टोटल। अब इसके बाद हम आते हैं बॉटनी के ऊपर। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बॉटनी। बॉटनी को हम फाइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द फाइटोलॉजी। तो बॉटनी और उसका जो अल्टरनेट नेम है वो क्या है? फाइटोलॉजी। अब इसमें किसकी स्टडी करेंगे? तो बॉटनी के अंदर स्टडी किया जाता है प्लांट्स का। तो उसमें किसका स्टडी करते हैं? प्लांट्स का स्टडी करते हैं हम। ठीक है, और एक बात याद रखिए, हमारी अर्थ पर एज कंपेयर टू एनिमल्स जो प्लांट्स का नंबर है वो काफी कम है। तो प्लांट्स का स्टडी या फाइटोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाएगी? इसमें स्टडी की जाएगी प्लांट्स की। तो इसमें बॉटनी या फाइटोलॉजी के अंदर किसका स्टडी किया जाता है? प्लांट्स का स्टडी किया जाता है। ठीक है, और फादर ऑफ, जैसे हमने फादर ऑफ जूलॉजी देखा है उसी तरह से फादर ऑफ बॉटनी भी है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? एक फेमस फिलोसोफर थे, ग्रीक के फिलोसोफर थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस वाज द स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट था, तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। तो थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है बायोलॉजी का वो है माइक्रोबायोलॉजी।
माइक्रोबायोलॉजी में देखो नाम से स्पष्ट है, यहां पर किसका स्टडी किया जाएगा, यहां पर स्टडी किया जाएगा माइक्रोब्स का। तो माइक्रोब्स का जो स्टडी होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब माइक्रोब्स का स्टडी करना है इसके अंदर ना। तो माइक्रोब्स किसको बोलते हैं? माइक्रोब्स ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम बेसिकली नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब ये इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते तो फिर इनको कैसे देखा जाए? तो इनको देखने के लिए हम एक स्पेशल ऑप्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो माइक्रोब्स किसको बोलेंगे? माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका साइज जो है 0.1 mm से छोटा होता है। किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यदि उसका साइज 0.1 mm से कम है तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा हमारे माइक्रोब्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे हमने जूलॉजी को फादर बोला, बॉटनी का फादर बोला, उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी का भी फादर है। तो अब देखो, माइक्रोब्स को सबसे पहले जो देखने का जो क्रेडिट जाता है तो एक फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। तो उसने सबसे पहली बार माइक्रोब्स को देखा था। तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार माइक्रोब्स को देखा। और आपने लुईस पाश्चर का नाम सुना होगा, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में सुना होगा आपने। तो लुईस पाश्चर को हम बेसिकली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन हो गए? लुईस पाश्चर। और सबसे पहली बार इसको किसने देखा? एक हमारे फेमस डच साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। तो उन्होंने इसे सबसे पहली बार देखा था। तो देखिए, डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को जाता है। और फादर किसको बोला जाता है? फादर बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी का पाश्चर को। लुईस पाश्चर वाज वेरी फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट, तो उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जाना जाता है। तो बायोलॉजी की 3 जो मेजर ब्रांच हैं इनके बारे में आपको समझ में आ गया, इट बिकम क्लियर। ठीक है, अब इसकी कुछ और भी ब्रांच हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी टाइम टू टाइम हम पढ़ते रहेंगे तो आपको उनके बारे में जानकारी मिल ही जाएगी। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ढेर सारी ब्रांचें हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक लेक्चर में पूरा डिस्कस कर लूं। मैं पूरी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस भी नहीं करने वाला हूं, केवल कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचें जो है इसकी हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी की जाती है कि उसके एक्सटर्नली कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह का है। अब जब प्लांट की बात करें तो हम उसके रूट कैसा है, एक्सटर्नली स्टेम कैसा है, लीफ कैसे हैं, किस टाइप के लीफ हैं, इसका स्टडी करेंगे। एनिमल की बात करें तो हम उसमें देखेंगे कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर बाहर से किस तरह का दिख रहा है, उसकी स्टडी करेंगे। तो यदि एक्सटर्नली किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है उसे हम मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है इसकी वो है हमारा साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होता है? देखिए, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज द साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल को किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी जब सेल के ब्रॉडली स्ट्रक्चर और फंक्शन की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ टिश्यू। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू की स्टडी करना, उसे क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एनाटॉमी, किसी भी प्लांट को, एनिमल को काट के अलग कर दिया, अलग मतलब उसके काट के इंटरनली जो उसकी जो स्टडी होती है उस स्टडी को क्या बोलते हैं? हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन एनाटॉमी, तो ह्यूमन बॉडी को कट करके उसके बॉडी के अंदर उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी जो स्टडी होगी ये क्या होगा? ह्यूमन एनाटॉमी, जो आप एमबीबीएस में करने वाले हो।
प्लांट एनाटॉमी, किसी प्लांट को कट किया, अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये प्लांट एनाटॉमी हो गया। उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम लिविंग का क्या रिलेशन है और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब लिविंग नॉन लिविंग मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है हमारी टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। इसे हम इसी यूनिट के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पे लेक्चर देखते रहिए। उसके बाद इसमें हम एनिमल के और प्लांट्स के जो क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है वो किसमें की जा रही है, टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। उसके बाद है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम इवोल्यूशन की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बंदरों जैसे किसी एंसेस्टर से हुआ है। तो कैसे क्या हुआ है, किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, इसे हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज आल्सो कंसर्न विद द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, पैलेंटोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स को हिंदी और मराठी में जीवाश्म के नाम से जानते हैं। तो फॉसिल्स की जो स्टडी होती है उसे हम लोग पैलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में माइग्रेट होते हैं। तो कैरेक्टर्स के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में माइग्रेट होने की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। और जो साइंस ऑफ हेरिडिटी है उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ पैथोजन। पैथोजन किसको बोलते हैं, एनी डिसीज कॉजिंग लिविंग एजेंट जो होता है उसे पैथोजन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है। तो मलेरिया पैरासाइट क्या हो गया, एक पैथोजन हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम बात करें साल्मोनेला टाइफी, क्या करता है, टाइफाइड डिसीज कॉज करता है ना। तो उसका पैथोजन क्या हो गया, टाइफाइड का पैथोजन क्या हो गया, साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी की जो स्टडी होगी, मलेरिया पैरासाइट की स्टडी होगी, वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी हमारे पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, नेक्स्ट बायोलॉजी। अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायो मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं। अब जैसे डीएनए का स्टडी हो गया, आरएनए का स्टडी हो गया, किसमें करेंगे, इसकी स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। एंजाइम्स का स्टडी करना है, किसमें करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है वो कौन सी है, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है, यूजेनिक्स का मतलब होता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल रिप्रोडक्शन के थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन को और इंप्रूव करना, इसे हम यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथोलॉजी। इथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर की जो स्टडी होती है उसे हम इथोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। ठीक है, क्रायोबायोलॉजी। तो इम्यून सिस्टम जानते हो ना आप लोग, हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारा भारत देश इंडिया, उसका एक डिफेंस सिस्टम है, बाहर से कोई भी आता तो उसे रोकने का काम करता है। हमारी बॉडी में भी कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन का, सेल्स का, टिश्यू का बना हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर से कोई भी आता है, पैथोजन आता है तो उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम की स्टडी, हमारी बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम की स्टडी, वो किसमें की जाती है, इम्यूनोलॉजी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है क्रायोबायोलॉजी। क्रायो मतलब होता है कूल, बहुत ठंडा। तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर लिविंग किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उसकी जो स्टडी होती है उसे हम लोग क्रायोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं।
अब देख एक ब्रांच और है, वो है हमारी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या होगा? तो एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है कि अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं। द स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ, इसे हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। अब जैसे हम लोग ये सर्च कर रहे हैं कि भाई मंगल पे लाइफ है या नहीं, जो मार्स प्लेनेट है उस पे लाइफ है या नहीं, किसमें आएगा? ये आएगा हमारे एक्सोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि सैटर्न के, जुपिटर के कुछ सैटेलाइट्स के ऊपर लाइफ है या नहीं, वो भी इसी में आएगा। इसके बाद हम बात करें कि और दूसरे स्टेलर सिस्टम जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बाइलियर स्टार सिस्टम है, तो उसके प्लैनेट्स में किसी के ऊपर लाइफ है या नहीं, उसकी जो स्टडी होगी वो आएगी एक्सोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है ना। एक ब्रांच और होती है, इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि ओवम और स्पर्म के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। तो जाइगोट के बनने से लेकर बच्चे के चाइल्ड बर्थ तक की जो इंटायर प्रोसेस होती है, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने से लेकर एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, ठीक है, उसके बाद उसका बर्थ कैसे होगा, तो ये पूरी की पूरी जो इंटायर प्रोसेस है, इसे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर या फिर उसे हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो ये क्लियर हो गया बायोलॉजी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण ब्रांच हैं, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्कोप इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है आफ्टर द 12th क्वालिफाई करने के बाद आपके पास में क्या क्या स्कोप है, आप कहां कहां जा सकते हो, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को टेंशन ये होता है कि आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन यदि नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो व्हाट विल द सेकंड अल्टरनेट, तो सेकंड अल्टरनेट उनके लिए क्या होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्कोप और कोर्सेस आफ्टर द 12th बायोलॉजी। तो यदि आपने 11th 12th पीसीबी के साथ किया है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ आप यदि 12th एग्जाम क्लियर करते हो, तो आपके लिए कौन कौन से मेन अल्टरनेट होंगे। ठीक है, तो पहला तो यह है कि आप एमबीबीएस में अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, पहले क्या था कि कुछ मेजोरिटी ऑफ कॉलेज अटैच विद द नीट एग्जामिनेशन, कुछ कॉलेज अपने लिए पर्सनल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते थे, जैसे जिपमर हो गया, एम्स हो गया। अब जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, भले ही वो माइनॉरिटी से भी रिलेटेड होते हैं, तो उन सब में सिलेक्शन जो होगा वो नीट के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब के लिए आपको केवल एक एग्जाम फेस करना है। मतलब भारत में जितने भी, इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें यदि आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं
तो मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेजेस का नंबर ज्यादा है, तो उसमें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो लोकल स्टूडेंट से ही भरी जानी है। मतलब कि यह सोचना गलत है कि आपके राज्य में, हमारे राज्य में जो मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं वो बाहर के बच्चों से आके भरी जाएंगी, नहीं, वो हमारे लोकल बच्चों से ही भरी जाएंगी। ठीक है, तो आप आफ्टर द 12th एग्जाम, आप 12th बायोलॉजी, आप नीट में अच्छा करियर बना सकते हो। इसके बाद और भी दूसरे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि होम्योपैथी। आजकल होम्योपैथी का क्रेज काफी बढ़ रहा है, तो आप 12th के बाद आप BHMS कर सकते हो, तो BHMS कर सकते हो, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड बैचलर ऑफ सर्जरी में आप BHMS कर सकते हो। उसके बाद आयुर्वेद का आजकल अच्छा डिमांड है, तो आयुर्वेद में भी आप BAMS कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप BUMS, यूनानी मेडिसिन में होता है ये, तो यूनानी मेडिसिन का भी कई जगह में बहुत अच्छा क्रेज है, तो आप BUMS में जा सकते हो। इसके बाद न्यूरोपैथी का क्रेज, आजकल ये ब्रांच बहुत अच्छी चल रही है, इसमें लोग बहुत अच्छे करियर बना रहे हैं न्यूरोपैथी के अंदर। देखिए, कई तरह की जो लॉन्ग टर्म डिसीजेस के कारण, किसी को जैसे डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी को कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ऐसे में बड़ी कॉमन समस्या जो क्रिएट होती है वो कौन सी होती है? न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी में भी करियर बनाया जा सकता है, इसमें आप अपना इंडिविजुअल सेंटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपने आप को किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इट इज मे बी पॉसिबल, सब संभव इसमें। ठीक है, इसके बाद BSc एंड AH, मतलब कि वेटरनरी साइंस में, वेटरनरी साइंस में आप देखिए कई जगह जो है गवर्नमेंट वेटरनरी साइंस में कोई अच्छी वैकेंसी निकालती है, तो आप वेटरनरी साइंस में भी अपना करियर बना सकते हो। हालांकि मैं पर्सनली इसमें जाने का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल ये ब्रांच अच्छी नहीं चल रही है। नेक्स्ट इसके बाद है नॉर्मल BSc फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हमारी इंडिया की जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, आप उससे BSc कर सकते हो, BSc में भी अच्छा करियर है। BSc के बाद आप UPSC का प्रिपरेशन कर सकते हो। साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको काफी अच्छा फायदा मिलता है UPSC एग्जामिनेशन में। इसके अलावा आप MPSC का प्रिपरेशन कर सकते हो आफ्टर BSc। ठीक है, अब देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जनरल स्टडी मेन पार्ट बनाती है। आर्ट के टॉपिक कवर हो सकते हैं इजीली, पर साइंस से रिलेटेड टॉपिक कवर नहीं हो सकते। तो आर्ट के स्टूडेंट को साइंस से रिलेटेड टॉपिक कवर करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो मोस्टली UPSC में जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे, वो मोस्टली साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप BSc माइक्रोबायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से और बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी बहुत अच्छे करियर्स हैं। आजकल बायोटेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है, माइक्रोबायोलॉजी की बहुत डिमांड है, बायोकेमिस्ट्री की डिमांड बहुत है। हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, आजकल नया एक ब्रांचेस आया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें भी जो है अच्छा स्कोप है, फार्मा कंपनीज में बहुत वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन होता है, आप उसमें भी जा सकते हो। इसके बाद BSc इन मेडिकल साइंस, कई इंस्टीट्यूट BSc कराते हैं मेडिकल साइंस में। उसके बाद हम बात करें BSc नर्सिंग, ये करियर ओरिएंटेड, यह जो है हमारा BSc कोर्सेस है, बहुत अच्छा है ये भी। ठीक है, तो नर्स और वार्ड बॉय की बहुत डिमांड होती है, पेमेंट भी अच्छा होता है, एक अल्टरनेट अपने पास होना चाहिए अच्छा। उसके बाद यह बहुत अच्छी ब्रांच है आजकल, फिजियोथेरेपी, BPT। तो BPT में भी आप अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद B फार्मा, तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन डिग्री जो है फार्मेसी में गेन करेंगे, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है, इसमें भी बहुत अच्छा करियर है। इसके बाद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आफ्टर द 12th। इसमें हमारे इंडिया के जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, वहां से आप BSc एग्रीकल्चर ले सकते हैं,
या इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में जो नए नए ढेर सारे जो सब्जेक्ट आए हैं, आप उसमें बीएससी कर सकते हो, बहुत अच्छे ब्रांचेस है ये। उसके बाद रेडियोपैथ थेरेपी, हर हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी के लिए वैकेंसी होती है, तो रेडियोथेरेपी में बीएससी का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन में बीएससी होता है, इसकी भी बहुत डिमांड है, इसमें भी आप डिग्री कर सकते हो। ये हो गया। तो इतने सारे करियर है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यदि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो आपके लिए नेक्स्ट अल्टरनेट क्या होगा। आपका जो नेक्स्ट अल्टरनेट होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। मुझे लगता है कि बायोलॉजी क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा, बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ये समझ में आया होगा आपको, और आफ्टर द 12th बायोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारे इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो जो आएंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे। अब हमारे चैनल पे एवरीडे एक नया लेक्चर लोड हुआ करेगा, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है जो है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो इसके जो यूनिट्स हैं, इसके जो चैप्टर्स हैं, तो उन पे हम एवरीडे कोई ना कोई लेक्चर लोड करेंगे, तो आप उसे ध्यान से देखिए। ब्रांचेस के बारे में, स्कोप के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप उसे रीड कर सकते हैं। थैंक यू।